हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज की क्लास में हम करने वाले हैं पंजाब मास्टर कैडर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस। इसमें हमारे पास जो पेपर अभी करंटली चला हुआ है ये है हमारे पास सितंबर 2022 का। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। अब आगे वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं। पंजाब मास्टर कैडर फिजिक्स सितंबर 2022, इस पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। चलो, पहला क्वेश्चन अपने पास है यहाँ पे। द एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ आइसोप्रोपेन आएगा यहाँ पे। ठीक है, CH32CHI comprises of two lines. The number of spectral lines in the bunch corresponding to CHI group is. यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी थी। वैसे एक्चुअल में ये क्वेश्चन लग रहा है जैसे देखने में केमिस्ट्री का, बट जब आपके पास एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप देखते हो उसमें भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब CHI ग्रुप का आपने निकालना है तो CHI ग्रुप में कितने एटम है आपके पास? टोटल यहाँ पे 1 2 3 तीन एटम्स हैं आपके पास यहाँ पे। और जो स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का फॉर्मूला है दैट इज 2i+1। तो 2 इंटू 3+1, तो यहाँ पे आएगा 6+1 दैट इज 7। इसका आंसर आएगा आपके पास सिंपल इस तरह से 7। तो इसका बन गया आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 7। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का क्वेश्चन है एक तरह से। ये तो आप इसको मान सकते हो कि एटॉमिक मॉलिक्यूलर का मान लो उसको, या फिर आप मान सकते हो उसको एक तरह से हाइड्रोजन एटम आप क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ते हो, बट ये हमारे पास एटॉमिक वाला क्वेश्चन है। इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स आर गिवन बाय, इसको लिख लेते हैं। आपको एनर्जी लेवल यहाँ पे गिवन है En इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर। ये आपको कंडीशन गिवन है। ये हमारे पास एनर्जी होती है किसी भी लेवल की इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। बाय यूजिंग अ लेजर इफ अ सिलेक्टिव एक्साइटेशन टू n इज इक्वल टू 100 लेवल इज टू बी मेड, मतलब आप एक्साइट कर रहे हो उसको ग्राउंड लेवल से n इज इक्वल टू 100 लेवल में। द मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी लाइन विड्थ ऑफ द लेजर इज, मतलब लेजर का क्वेश्चन है तो ये एटॉमिक मॉलिक्यूलर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको डेरिवेट करना है, मतलब इसका आपने डेल्टा ई करना है। डेल्टा ई अगर हम करें तो ये बनेगा हमारे पास डेल्टा ई एन -13.6 बाय एन स्क्वायर है। एन स्क्वायर में से आप एन स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो एन इज इक्वल एन की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे -2। तो मतलब मैं एक स्टेप इसका बढ़ा रहा हूँ, कुछ इस तरह से आ जाएगा ये। अब अगर इसको डेरिवेट करते हो आप तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, ये माइनस बाहर आएगा तो आपके पास बन जाएगा यहाँ पे 13.6 डिवाइडेड बाय एन क्यूब। ये हमारे पास बना बेसिकली। मैं समझा देता हूँ कैसे करा। देखो, -13.6 तो एज इट इज रहेगा, इसको डेरिवेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा आपके पास -2n -2 -1। तो ये हमारे पास बना। ठीक है, -2 इंटू दिस वैल्यू, ये कितना बन जाएगा आपके पास? अच्छा, यहाँ पे 2 भी आएगा, वेट अ मिनट, ये 2 भी आएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे कितना बना, माइनस प्लस हो गए दोनों, तो 13.6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे बन जाएगा n क्यूब। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व करना था। तो इतना हमारे पास पार्ट हुआ। अब डेल्टा ई एन जो आपके पास है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है h कट ओमेगा, बट ये हमारे पास चेंज है तो चेंज को हम कैसे लिखते हैं, h इंटू डेल्टा न्यू विच इज इक्वल टू 13.6 इंटू 2 डिवाइड बाय एन स्क्वायर, एन सॉरी एन क्यूब। एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 100 है, तो 100 का क्यूब करना है यहाँ पे बेसिकली आपको, और साथ में आपने इस h को मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर देखें हम तो यहाँ पे बनेगा आपके पास, यही निकालना है आपने, फ्रीक्वेंसी का आपने लाइन विड्थ निकालना। तो ये हमारे पास है डेल्टा म्यू। तो 13.6 का डबल आपके पास कितना हो जाएगा, ये होएगा आपके पास 27.2 डिवाइडेड बाय 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू में आपके पास आएगा 100 का क्यूब। ये 10 की पावर 2 है और इसमें 3 का आप क्यूब करोगे तो अपने पास 10⁻6 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास बना है यहाँ पे। इसको जब कंप्लीट हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ हमारे पास अराउंड आएगी 6.5 गीगाहर्ट्ज। आप इसको पूरा कंप्लीट सोल्व करना, एक लास्ट में आपके पास सॉल्यूशन का पार्ट बचा हुआ है, इसको आप कंप्लीट सोल्व कर लेना। ठीक है, इतना सा पार्ट बचा हुआ बस ये। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द बिहेवियर ऑफ लैटिस पोटेंशियल इज। जो लैटिस पोटेंशियल आप पढ़ते हो किसमें, ये आपके पास क्वेश्चन है कंडेंस मैटर फिजिक्स का, सीएमपी का। ठीक है, तो इसमें जो आपके पास लैटिस पोटेंशियल होता है वो ब्लॉक फंक्शन से आता है बेसिकली। ठीक है, इस तरह का रहता है ये वाली चीज। ब्लॉक्स थ्योरम हमारे पास होती है फॉर इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल। देखो,
इसमें हमारे पास जो ये वेव फंक्शन होता है एक्चुअल में ये किस तरह का होता है, पीरियोडिक पोटेंशियल होता है। मतलब आप x प्लस ए करोगे तो वो फिर से vx के इक्वल आ जाएगा। मतलब आप एक तरह से x में अगर a ऐड करते हो, मतलब उसमें अलग लैटिस पॉइंट अलग ऐड करते हो, तो फिर से हमारे पास पोटेंशियल सेम आ जाएगा। मतलब x प्लस ए इज इक्वल टू vx, इस तरह से। तो ये हमारे पास है एक तरह से ब्लोच थ्योरम का पार्ट। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपके पास बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पीरियोडिक पोटेंशियल। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इस तरह से चीजें होती हैं। ये नीचे हमारे पास ब्लोच थ्योरम भी गिवन है यहाँ पे, ठीक है। ये इसी के बाद आती है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ लाइट सोर्स इज स्विच ऑन एंड ऑफ एट अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। एक हमारे पास लाइट सोर्स है, मान लो एक तरह से टॉर्च है हमारे पास, उसको कंटिन्यूसली ऑन ऑफ किया जा रहा है और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रेट पे, मतलब कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के बाद, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको ऑन ऑफ किया जाता है। एन ऑब्जर्वर मूविंग विद वेलोसिटी यू, एक ऑब्जर्वर मूव कर रहा है वेलोसिटी यू के साथ, जो कि स्लाइड सोर के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, ठीक है। और ये ऑब्जर्व कर रहा है उस फ्रीक्वेंसी ऑफ स्विचिंग को, जो फ्रीक्वेंसी हम एक तरह से टॉर्च में रखे हुए हैं, मतलब जो लाइट सोर्स है उसमें जो फ्रीक्वेंसी रखे हुए हैं उसको ये ऑब्जर्व कर रहा है, और ये स्पीड यू से मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी यू से मूव कर रहा है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास आता था ये वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ये इस तरह भी लिखा होता है, दूसरा तरीका भी लिखने का है इसका, ये होता है एफ डैश इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है बेसिकली ये, और नीचे आपके पास 1/2। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, अंडर रूट में 1 बाय यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने कुछ याद रखने हैं, इस तरह से डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इन द न्यूक्लियर शेल मॉडल द स्पिन पैरिटी ऑफ 15n7, आपके पास नाइट्रोजन का आइसोटोप गिवन है यहाँ पे, उसका आपने क्या निकालना है, जेपी वैल्यू, स्पिन पैरिटी वैल्यू निकालना है, जेपी। ये हमारे पास जेपी वैल्यू, इसको बोलते हैं स्पिन पैरिटी वैल्यू। ठीक है, अब इसको देखते हैं एक बार, निकाल लेते हैं चीजें इसमें से। आपने 15n7 का करना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे देखोगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 7 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ पे टोटल 7 है। जो नीचे हमारे पास होता है ये, अगर इसको कंपेयर कराऊं मैं किससे, ए एक्स जेड से, तो यहाँ पे जेड जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। अब इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज ए माइनस जेड इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर ए माइनस जेड करें, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड। तो ए 15 है, ये 7 है, तो आपके पास कितना बचा यहाँ पे 8। तो अब इसमें से देखना है आपने ओड कौन सा है, ये हमारे पास ओड है, तो इसका तो रोल खत्म हो गया, सिर्फ ओड वाले की वजह से हमारे पास स्पिन पैरिटी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसके लिए स्कीम लिख लेते हैं। ये होता है हमारे पास 1s 1/2, उसके बाद आता है 1p 3/2, देन हमारे पास आएगा 1p 1/2। इस तरह से होता है। इसके अंदर कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन लाई कर सकते हैं, इसके अंदर कर सकते हैं सिर्फ 2। 3/2 वाले में कितने करेंगे, इसमें करेंगे 4, और इसमें करेंगे आपके पास 2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास कितनी फिलिंग करनी है, हमने 7 तक करनी है। तो 2 तो यहाँ पे फिल हो गए, 4 यहाँ पे फिल हो गए, तो लास्ट का कहाँ बचा, सिर्फ 1 बचा, और यहाँ पे फिल होएगा। यहाँ पे 2 हो सकते थे ना फिल, यहाँ पे 1 फिल कर दिया हमने। तो लास्ट आपके पास कौन सी आई, ये वाली आपके पास स्कीम में से ये वाली वैल्यू निकल के आती है। तो 1p 1/2 हम कंसिडर करेंगे, 1p 1/2। अब यहां से अगर चेक करें तो जी जे की वैल्यू होती है, तो जे यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 1/2, ये हमारे पास 1/2 आया। पैरिटी निकालने का फॉर्मूला, पैरिटी इज इक्वल टू -1 टू द पावर एल। एल हमारे पास क्या है, ये वाली चीज। जैसे एस के लिए हम एल की वैल्यू कितनी लिखते हैं 0, पी के लिए हम एल की वैल्यू कितनी लिखते हैं 1, डी के लिए कितने लिखते हैं एल इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, पी है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -1 टू द पावर, सॉरी 1, -1 टू द पावर 1, दैट इज -1। तो स्पिन पैरिटी वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी इसकी 1/2 नेगेटिव। 1/2 नेगेटिव इज द आंसर। कहाँ पे आ रहा है ये, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, ठीक है। एक चीज और देखो यहाँ पे आप, ठीक है। जैसे मैं ना यहाँ पे 1s 1/2 लिख रहा हूँ, और मैंने बोला कि यहाँ पे मैक्सिमम कितने अकोमोडेट हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो 2 अगर यहाँ पे आ रहे हैं, या फिर 2 न्यूक्लियन आ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अब इसको बोल लूँ तो किस तरह से आपने देखना है इसको देखना है 2j + 1 कितने मैक्सिमम अकोमोडेट हो सकते हैं यहाँ पे, 2 इंटू जे वैल्यू कितनी है 1/2 + 1, इस तरह से फाइंड करना हमेशा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब यहाँ पे 3/2 है, या फिर दूसरा तरीका भी है, जैसे यहाँ पे 1 है तो उसमें 1 + 1 कर दो, मतलब +1 करना है ऊपर वाली वैल्यू में। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 + 1 4, 1 + 1 2, इस तरह से आपने देखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
इसका आंसर तो हमारे पास कितना है, बी आया है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज यू। पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है यहाँ पे, यू इज इक्वल टू 2x4 प्लस 3x²। ये हमें पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे गिवन है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही होगी। फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पे माइनस कर्ल ऑफ यू बाय कर्ल ऑफ एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में आपने यू को क्या करना है, एक तरह से डेरिवेटिव लेना है इसका। तो डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इस वे में आपने लिखना है 2x4 प्लस 3x²। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 8x क्यूब, माइनस के साथ माइनस साइन बाहर लगा हुआ है, और यहाँ पे आएगा आपके पास 6x। तो 8x क्यूब और साथ में क्या आ गया आपके पास माइनस ऑफ 6x। कहाँ पे आ रहा है ये, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, माइनस 8x क्यूब माइनस ऑफ 6x। तो इसका बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या चीज पूछी जा रही है, इसको चेक कर लेते हैं। द इंटरनल एनर्जी ई ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय, इंटरनल एनर्जी गिवन है आपको, इसको यू से भी डिनोट करते हैं, इसको हम ई से भी डिनोट करते हैं। तो ये है हमारे पास इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, और क्या गिवन है क्वेश्चन में, वेयर बी इज अ कांस्टेंट, बी एक कांस्टेंट है यहाँ पे, एंड अदर सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। द टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू, यहाँ पे टेम्परेचर आपने निकालना है, तो आप सिंपली क्या करो, टेम्परेचर निकालने के लिए जो इंटरनल एनर्जी है उसको एंट्रोपी की टर्म में एक तरह से डेरिवेट कर दो। तो T इज इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, कर्ल ऑफ E बाय कर्ल ऑफ S। बस इतना पार्ट आपने करना था, इसके रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव लेना था E का, मतलब एक तरह से इंटरनल एनर्जी का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये आएगा 3bs² डिवाइडेड बाय Vn। तो बस यही आपका आंसर है, 3bs² बाय Vn। तो कहाँ पे आ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारे पास इसका आंसर बना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन रिप्रेजेंट एम्पियर्स लॉ विद करेक्शन मेड बाय मैक्सवेल। ठीक है, एक तो आपके पास सिंपली एम्पियर्स लॉ आया था, ठीक है, उसके बाद फिर उसमें करेक्शन की गई थी कि हमारे पास उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट की क्वांटिटी भी ऐड की गई थी। ठीक है, तो सिंपली हम बात करें तो हमारे पास ये बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ये है डिस्प्लेसमेंट करंट वाला पार्ट जो ऐड किया गया था, ये है डिस्प्लेसमेंट करंट वाला। वैसे भी आपको देखने में पता लग जाएगा, तो मैग्नेटिक मोनोपोल्स वाली कंडीशन है। ठीक है, ये अलग है आपके पास, डेल डॉट बी डेल क्रॉस ई, इनको नहीं देखना था, सिर्फ डेल क्रॉस बी वाला देखना था। इसमें आपके पास ना नॉर्मली क्या था, स्टार्टिंग में ये था अपने पास ये, ठीक है, और बाद में इसके बाद हमारा करेक्शन जो हुई है पूरा कंप्लीट हमारे पास ऐसे आया था। ठीक है, तो ये करेक्टेड हमारे पास एम्पियर्स लॉ होता है। ठीक है, ये हमारे पास बनता है पूरा कंप्लीट ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो इसका आपके पास बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, काफी बड़ी कंडीशन में है, अ पार्टिकल ऑफ अ मास m इज कन्फाइंड इन द ग्रुप स्टेट ऑफ, सॉरी इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ अ वन डायमेंशनल बॉक्स। वन डायमेंशनल बॉक्स गिवन है आपको यहाँ पे, एक्सटेंडेड फ्रॉम x इज इक्वल टू -12 से लेके 12, मतलब इसकी एक तरह से लेंथ डिफर कर दी है, जो आपके पास बॉक्स की लेंथ होती है। अगर मैं इस बॉक्स को कुछ इस तरह बनाऊं कि हमारे पास ये कहां से कहां तक है, -L से +L तक, बट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है यहाँ पे, -12 से लेके +12 तक, मतलब इसकी लेंथ बढ़ा दी है। इसकी लेंथ कितनी है यहाँ पे, इसकी लेंथ है हमारे पास 2L, और इसकी लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4L। तो 4L आपने यूज करना है एनर्जी के फॉर्मूले में। अब इसका वेव फंक्शन भी देख लो, वेव फंक्शन क्या गिवन है, अगर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, वेव फंक्शन आपके पास ψx इज इक्वल टू ψ0x cos πx और 4L। यहाँ पे भी लेंथ आपके पास 4L लिखी हुई है, मतलब आपके पास यहाँ पे जो पोटेंशियल है, यहाँ पे एक तरह से जो पोटेंशियल बॉक्स है उसकी लेंथ हमारे पास कितनी है 4L। तो इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, इसमें एनर्जी निकालनी है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट की। तो एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, ये सिंपली होता है E इज इक्वल टू n² π² h² बाय 2mL²। ठीक है, और यहाँ पे लेंथ आपने कितनी यूज करनी है 4L। जो लेंथ है यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितनी है यहाँ पे 4L, ये तो L डैश बोल दो उसको, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास 4L है यहाँ पे, और कहाँ पे निकालनी है आपने ये चीज वैल्यू, द एनर्जी आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस स्टेट, मतलब आपके पास n को यहाँ पे 1 रखना है आपने। ठीक है, n को 1 रखना है, तो n हमारे पास अगर यहाँ पे 1 रहेगा तो उसको तो हटा दोगे, E हमारे पास कितना बन जाएगा यहाँ पे
ये बनेगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, इनको तो हमने 1 माना है, 2m4l का स्क्वायर। इस पार्ट को मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या बन रहा है, एनर्जी का फॉर्मूला ये बन रहा है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा, अच्छा 4 का स्क्वायर करो पहले, 4 4 10 कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू ml स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे आपका, ये बन रहा है आपके पास लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। द एंगल बिटवीन एल एंड एस ऑफ द एटॉमिक स्टेट 2d 5/2। सबसे पहले तो एटॉमिक स्टेट लिख लेते हैं 2d 5/2। यहाँ पे इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसको कंपेयर किससे करना है, इसको करना है कंपेयर 2s+1 l j से। ठीक है, j वैल्यू कितनी है यहाँ पे, j हमारे पास यहाँ पे आ गया 5/2। अगर l की बात करें तो यहाँ पे d है, तो l कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, और 2s+1 को हम किसके इक्वल पुट करेंगे, 2 के। तो 2, क्योंकि ये हमारे पास क्या है मल्टीप्लिसिटी, इसको 2 के इक्वल पुट करो तो 2s इज इक्वल, सॉरी इसको इसके इक्वल पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2s इज इक्वल टू 2 - 1 इज 1, s इज इक्वल टू हाफ। तो ये s की वैल्यू हो गई हमारे पास। ठीक है, तो 3 वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब हमने चीजें देखनी है, यहाँ पे एंगल निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला जो होता है हमारे पास ये होता है cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू j इंटू j+1 माइनस l इंटू l+1 माइनस s इंटू s+1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर रूट ऑफ l इंटू l+1 s इंटू s+1। इसमें वैल्यूज पुट करनी है बस। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। j की वैल्यू कितनी थी अपने पास 5/2, 5/2 + 1 कितना हो जाएगा 7/2। तो 5/2 इंटू 7/2 फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी यहाँ पे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 + 1 होगा। s में कितना है 1/2 इंटू 3/2, तो माइनस ऑफ 1/2 इंटू 3/2। तो ये कुछ वैल्यूज बनी ऊपर की। नीचे वाली वैल्यूज हमारे पास कैसे बनेगी, ये बनेगी 2, और इसमें हमारे पास देखो यही वैल्यू बननी है सेम, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, ये आएगा 3/4। 3/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, जो 4 है इसको नीचे अगर बाहर निकालें तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप में घटा देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मतलब इसमें पूरे पे स्क्वायर रूट नहीं ले रहे हम, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू पे ले रहे हैं। नीचे 2 ही होगा, क्योंकि 3/√3/4 है, 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, ये सिंपल हो जाएगा। अब थोड़ा स्पेस बना लेते हैं इधर। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना, आपके पास ऊपर क्या वैल्यू बनी है यहाँ पे 5/2 7/2, तो 7 5 35/4 माइनस ऑफ 6, और लास्ट में आपके पास माइनस ऑफ 3/4। ये वैल्यूज आपके पास ऊपर की हैं। नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट में दोनों चीजें, तो इसको बोलेंगे अंडर रूट ऑफ 18। ऊपर एलसीएम हमारे पास 4 आ रहा है, तो हमारे पास ये 35 रहेगा, माइनस ऑफ 24 माइनस ऑफ 3 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 18, या फिर इसको यहीं पे लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे तो 35 में से आपके पास पहले 3 गए हैं, तो कितने 32, 32 में से आपके 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 to 8, तो ये 8 डिवाइड बाय 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 18, तो ये हमारे पास 2 हो गया, ये हमारे पास एक तरह से 1 हो गया। ठीक है, तो 2 बाय अंडर रूट ऑफ 18, क्या इस तरह का ऑप्शन है, या फिर फर्दर सोल्व करना पड़ेगा, हाँ जी करना पड़ेगा सोल्व। जो आपके पास अंडर रूट ऑफ 18 होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3√2, तो 2 डिवाइड बाय 3√2, ये आंसर आएगा आपका। तो इसका क्या बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉल्व। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इन अ ट्रांसफॉर्मर इन विच सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी इज 0.02 हेनरी एंड दैट ऑफ सेकेंडरी इज 0.18 हेनरी, एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आपके पास यहाँ पे 0.04 हेनरी। ठीक है, तो इसमें आपका एक फॉर्मूला लगता है, अगर आपने एक कोफिशिएंट कपलिंग कोफिशिएंट निकालना है बेसिकली, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है K इज इक्वल्स टू आपके पास m डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ
L1 L2, ये वैल्यूज हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आपका 0.04 हेनरी, नीचे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में क्या रहेंगे स्क्वायर रूट के अंदर, ये रहेगा 0.02 हेनरी और 0.18 हेनरी। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, इनको सोल्व करते हैं। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4/100, नीचे हमारे पास कितना रहेगा यहाँ पे, ये रहेगा 2/100 और इनटू में हमारे पास 18/100, मतलब पॉइंट्स हटाए हमने। जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 4/100, तो ऊपर चल रहा है, नीचे हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/100 बाहर आ जाएगा कॉमन, ठीक है। और यहाँ पे अंदर क्या रहेगा आपके पास √36, 100 से 100 कैंसिल आउट, ये बन जाएगा 4/6, दैट इज 2/3। 2/3 किसके इक्वल होता है, ये होता है 0.67 के इक्वल। तो ये हमारे पास क्या आंसर बना है इसका 0.67, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रायटोमिक गैसेज, तीन तरह की हमारे पास गैसेज होती है, मोनोटोमिक, डायटोमिक एंड ट्रायटोमिक। मोनोटोमिक के लिए हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहती है, ये रहती है हमारे पास 3। अगर हम मैं लिख देता हूँ साथ में, ये मोनोटोमिक है, ठीक है। डायटोमिक के लिए हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहेगी, ये रहेगी हमारे पास 5। ट्रायटोमिक के लिए हमारे पास दो केस बनेंगे, इसमें दो केस बनते हैं, एक बनता है लीनियर मोलिक्यूल वाला, अगर आपके पास लीनियर टाइप स्ट्रक्चर है, दूसरा बनेगा नॉन लीनियर वाला। अब लीनियर मतलब आपके पास एग्जांपल क्या रखेंगे इसका एग्जांपल हमारे पास है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें एग्जांपल आएगा आपके पास SO2। ध्यान से देखिए तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितनी होती है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास होती है एग्जैक्टली 5। डायटोमिक जैसी, जो आपके पास लीनियर टाइप मॉलिक्यूल होता है ट्रायटोमिक में, जैसे CO2, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास एग्जैक्टली डायटोमिक गैस की तरह होती है। पर हमारे पास जो SO2 है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास ज्यादा होती है, ये है हमारे पास 6, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको याद रखना है। तो हमारे पास क्या आएगा, SO2 के लिए हमारे पास कितनी बन रही है, 6 बन रही है, तो उसका आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ट्रायटोमिक में दो केस हैं, एक तो आपके पास 5 वाला है, वो तो एग्जैक्टली आपके पास क्या बन गया, डायटोमिक जैसा, ठीक है। तो वो वाला आपसे नहीं पूछा गया, एक तरह से ट्रायटोमिक गैस पूछा है, तो इसमें आपके पास वैसे तो इसके दोनों आंसर होने चाहिए थे, पर इसमें एग्जैक्टली आपके पास क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। If L, mu and R represent angular momentum, reduced mass and radial distance respectively, then L square by 2 mu R square represent, ये क्या चीज हमें रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा टर्म ऐड की जाती है जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें ये चीज आती है। ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास टर्म होते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी। डायरेक्ट पूछा गया है आपसे, इसको आपने याद रखना है। ये फॉर्मूला जो हमारे पास है यहाँ पे, L स्क्वायर बाय 2 mu R स्क्वायर, ये होती है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन इज वीकेस्ट। चार तरह की हमारे पास इंटरेक्शन होती है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देन आपके पास आता है वीक इंटरेक्शन, और लास्ट में आता है ग्रेविटेशनल। जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है वो नेचर में सबसे वीकेस्ट होती है, तो इसका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो वीकेस्ट इन नेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। डायमीटर के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, किसका, डिस्क का, ठीक है। डायमीटर के अबाउट पूछा है, तो इसके लिए डायरेक्ट जो हमारे पास फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अबाउट डायमीटर, ये होता है हमारे पास 1/4 mr²। ये सिंपल केसेस हैं, आपको केसेस लर्न करने पड़ेंगे सारे, ठीक है। तो इसका देखो सॉल्यूशन इसका निकालते हैं, बहुत लेंथी जाता है, तो इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा पूरा कंप्लीट बाद में। अभी के लिए आपने याद रखना है कि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर क्या होता है, डिस्क का 1/4 mr²। तो इसमें फैक्टर कौन सा आ रहा है, 1/4, तो 1/4 फैक्टर किसमें आपके पास, ये है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है, फॉर इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग 2 डायमेंशनल मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 2 डायमेंशनल मैक्सिमम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज पूछा गया, द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड VMP एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड VRMS, ये दो चीज आपको पूछी गई है 2 डायमेंशनल के लिए, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास करेक्ट फॉर्मूले होते हैं इसके, अगर किसी ने थ्योरी पढ़ी हो अच्छे से, तो ये वाला फॉर्मूला आपका होता है। जो मोस्ट प्रोबेबल होती है इस केस में हमारे पास 0 रहती है, तो जो VRMS हमारे पास आती है निकल के, वो आती है हमारे पास √2 kT/m। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, तो उसका बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया आपसे, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास स्मॉल m, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास हमारे पास कितना है, स्मॉल m है, लिख लेते हैं ऐसे। सेकेंडली रेडियस इसका कितना गिवन है आपको, इसकी रेडियस हमें गिवन है a, वो क्या कर रही है, रोल कर रही है, रोलिंग कर रही है विद लीनियर स्पीड v, मतलब आगे की साइड v स्पीड के साथ ये रोल कर रही है। अगर सेंटर की ओर देखेंगे तो ये v स्पीड से जा रही है इस तरह से, ठीक है, ऑन अ फ्लैट सरफेस विदाउट स्लिपिंग, स्लिपिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब फिसल नहीं रही है, जो हमारे पास स्फीयर है ये फिसल नहीं रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर ऑन द सरफेस, यहाँ पे आपने टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास दो तरह से आएगा, एल टोटल अगर हम निकालते हैं तो ये हमारे पास सम होता है बेसिकली एल लीनियर प्लस एल रोटेशनल। जो लीनियर है मैं इसको लीनियर बोल रहा हूं, बट हमारे पास इसको एग्जैक्टली क्या बोला जाता है, इसको ट्रांसलेशनल बोला जाता है, ठीक है। लीनियर बोलो या फिर ट्रांसलेशनल बोलो, ठीक है, दोनों चीज सेम ही है, बट ट्रांसलेशनल ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो दो तरह के हमने यहाँ पे चीजें रखनी है। अगर मोमेंटम की बात की जाए, मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, एल इज इक्वल टू एम वी आर होता है, ठीक है। बट यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एम, मास है हमारे पास एम, और v हमारे पास कितनी है, सिंपली v हमें गिवन है v, और हमारे पास r की जगह क्या गिवन है a। तो ये तो हमारे पास आ गया ट्रांसलेशनल वाला पार्ट। रोटेशनल वाला करना है, रोटेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, l इज इक्वल टू आई ओमेगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ से क्या निकालना है, ओमेगा हमें पता है, ओमेगा कैसे निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। यहाँ से हमें ओमेगा निकालना, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v ओवर r। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं i, सिंपली ऐसे ही रखेंगे, इसको v बाय r कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जो यहाँ पे आई है ये है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका कितना पुट करना है आपने, ये होगा हमारे पास स्फीयर के लिए कितना होता है, ये होता है 2/5 mr स्क्वायर, और साथ में v है और आपके पास नीचे r है, तो r से एक r गया तो कितना बचा, ये 2/5 mrv। इसको लिख देता हूँ 2/5 m, r की जगह क्या पुट करेंगे a, तो ये mva हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पे 7/5 mva। तो रोटेशनल वाला पार्ट हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, क्योंकि स्फीयर है तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पे v इज इक्वल टू आर ओमेगा से आप ओमेगा निकाल लोगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से आंसर आएगा। तो यहाँ पे कितना बन रहा है 7/5 mva, कहाँ पे आ रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक्सरे ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू ए, हमारे पास एक वेवलेंथ गिवन है यहाँ पे, लैम्डा किसके इक्वल है, ए के इक्वल, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन, प्लेन क्या है हमारे पास 111, HKL वैल्यूज क्या है इसकी 111 ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस, इफ द लैटिस कांस्टेंट इज a, द कोरस्पोंडिंग ब्रैग एंगल, ब्रैग एंगल निकालना है, मतलब यहाँ पे आपने ब्रैग लो यूज करना है। ब्रैग लो कैसे यूज करते हैं, क्या ब्रैग लो होता है, ये होता है हमारे पास 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा में किसके इक्वल गिवन है, a के इक्वल, क्वेश्चन में मेंशन्ड है, और 2d मतलब d निकालना है यहाँ पे पहले हमको। तो d इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, a डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से a बाय √3, √3 कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एच के वैल्यू क्या है 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तीनों को ऐड करोगे तो √3 हो जाएगा, तो a बाय √3 आ गया। तो 2 इंटू ए बाय √3 साइन थीटा और इज इक्वल टू आपके पास ये सिंपली a, लैम्डा को a लिख रहे हैं और n हमारे पास यहाँ पे 1 रखना है आपने, ठीक है, n यहाँ पे आपने 1 रखना है। जब कभी आपको n की वैल्यू ना बोली जाए कि आप कौन से उसके लिए करो, तो n की वैल्यू हमने 1 रखनी है। अब a से कैंसिल आउट, तो ये कितना बन गया यहाँ पे साइन थीटा विल बी इक्वल टू, ये बन गया √3/2। साइन थीटा √3/2 कब होता है 60 पे, 60 एंगल पे होता है, तो थीटा यहाँ पे कितना बना 60, और 60 को हम कैसे लिख सकते हैं रेडियन फॉर्म में, ये होता है π/3, 180 डिवाइड बाय 3 दैट इज 60। तो π/3 कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, ये एक्चुअल में π/3 है ऐसे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T ऑफ अ सिस्टम इज रिलेटेड टू द टोटल नंबर ऑफ accessible states ओमेगा एज। इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। एक तो फॉर्मूला हमारे पास होता है ये वाला जो डी ऑप्शन में आपके पास गिवन है, मैं एक बार लिख देता हूँ, दूसरे वाला फॉर्मूला भी आपको बताता हूँ कौन सी दूसरी फॉर्म होती है जो हमने याद रखनी है। तो ये फॉर्म क्या है 1/kT इज इक्वल टू कर्ल ऑफ log माइक्रोस्टेट ओमेगा कर्ल ऑफ ई। तो एक फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, अगर आपके पास इस तरह से रिलेशन पूछा जाए।
दूसरा फॉर्मूला आपके पास होता है एंट्रोपी की टर्म में, जिसको हम बोलते हैं एस इज इक्वल टू के लॉग दिस वैल्यू। ऐसे भी लिखते हैं या फिर इसको कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है, किसी बुक में आपके पास इस तरह से भी मेंशन होगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखने साथ में। तो ये हमारे पास हो गया एक फॉर्मूला डायरेक्ट, ठीक है। जब आप इसको पढ़ोगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला दिखाई देगा, ठीक है। इन बिटवीन ही आता है, इसके बाद सोल्व करने के बाद हमारे पास जो एंड रिजल्ट आते हैं कुछ इस तरह के आएंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19, इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या पूछा गया है, यूनिट ऑफ एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। ये डायरेक्ट आपने याद रखनी है, ये हमारे पास कितनी होती है, फेरेड मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।